गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। फिर उसके बाद हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो कल तक किया था हम उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना? मतलब फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कल तक किया था उसको हम एक बार देखते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, हमने हम कल देख रहे थे ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, और भू राजस्व व्यवस्था में हमने रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी व्यवस्था को देखा था। स्थायी बंदोबस्त जो है वो हम पहले ही देख चुके थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि जो किसान मतलब जो ब्रिटिश रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बेसिकली रैयत का मतलब होता है यहाँ पर किसान। क्या होता है? किसान। और सामान्यतः ये वो व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें किसान और सरकार के बीच में सीधे संबंध स्थापित होते हैं। किसान को भूमि का स्वामी रहता है और उसको भूमि पर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको भूमि का स्वामित्व दिया जाता है ताकि वो भूमि को बेच सकता था, खरीद सकता था, या फिर अगर हम बात करें उसको गिरवी रख सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र में लागू की गई थी। जो टोटल ब्रिटिश अगर हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो उसके 51% पार्ट पर यह हुआ करती थी। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र के 51% हिस्से पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू थी। ठीक है, ऐसा कहते हैं। ये जो व्यवस्था थी ये सबसे पहले कर्नल रीड और मुनरो नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे उन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। कहते हैं कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा सबसे पहले ये मद्रास वाला क्षेत्र जो हुआ करता था वहां पर ये लागू की गई थी, यानी कि 12 महल जिले में पहली बार लागू की गई थी। बाद में फिर हमें देखने को मिलता है जब मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया गया और उसमें कर्नल रीड को जो है इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने का अधिकार दे दिया गया, और इस तरीके के काम हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिला कि सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। डायरेक्ट सीधे किसान थे और किसान को सीधा अपना भू राजस्व सरकार के पास जमा करना होता था। इसके अलावा भूमि का स्वामित्व जो है वो किसानों को दिया गया था। लगान की ना अदायगी करने पर एक व्यवस्था थी कि भूमि जो है किसान की भूमि जब्त कर ली जाती थी। अगर किसान जो है सही समय पर जो उसके लिए डेट निर्धारित की गई है उस डेट पर अगर अपना भू राजस्व जमा नहीं करता है तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। दूसरा, अ, इस प्रकार की व्यवस्था जो थी इसमें जो भी कंडीशन थी और टैक्स की दर थी वो 30 वर्ष के लिए थी। 30 वर्ष बाद उसकी फिर से एक बार पुनर्समीक्षा होती थी और भू राजस्व के रूप में आधा हिस्सा लिया जाता था, यानी 50%, 1/2 उत्पादन का जो है वो भू राजस्व के रूप में लिया जा रहा था। इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। हमने माहलवाड़ी को भी देखा था। माहल का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गांव या जागीर। ठीक है, इस व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1819 में 1819 ईस्वी में उन्होंने अपना एक प्रतिवेदन दिया था और इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1822 में कहते हैं बाद में इस व्यवस्था जो है उसको कानूनी मंजूरी दे दी गई थी, और बाद में 1833 में मार्टिन बार्ड और जेम्स टॉमसन नामक व्यक्ति इन्होंने इसमें कुछ सुधार करके इसको लागू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ऐसा शुरुआत में भू राजस्व के रूप में 2/3 हिस्सा लिया जाता था, यानी कि जो भी कृषि कार्य करने में जो लागत आई है, लागत को निकालने के बाद जो उत्पादन बचता था उसका 2/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जा रहा था। बिल्कुल, 51, 19 और 30%। तो उसका जो भू राजस्व हुआ करता था
वो 2/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर 1855 में इसको 1/2 कर दिया गया था। ठीक है। ये माहलवाड़ी व्यवस्था पहली ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें मानचित्रों का उपयोग किया गया था और मानचित्रों के आधार पर भू राजस्व जो है उसको इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, ऐसे करके। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब और कवाले क्षेत्र में क्या था, ये लागू हुआ करती थी। यानी कि आप कह सकते हैं जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में इस प्रकार की व्यवस्था लागू थी, जो कुल ब्रिटिश भौगोलिक भूगोल के 30% भाग हुआ करता था, तो उस पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने ये दोनों चीजें जो है उनको बहुत अच्छे से देख लिया था। इसके अलावा हमने दस्तकारी का विनाश भी देखा था कि भारत में जो है हस्तशिल्प उद्योग और जो शहरी दस्तकारी है वो किस प्रकार से उसका विनाश हुआ। ठीक है। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अपनी नीतियां अपनाई गई, उन नीतियों की वजह से जो शहरी दस्तकारी है उस शहरी दस्तकारी का क्या हो गया था, विनाश हो गया था, जिसमें हमें देखने को मिलता है, हाँ, ग्रामीण पढ़ना था, बिल्कुल। शहरी दस्तकारी के अंतर्गत हमें देखने को मिला कि राजा रजवाड़े जो है वो समाप्त हो गए थे, जिससे उनके जो खरीदार और संरक्षक थे वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। कंपनी का व्यापार स्वार्थ मतलब कंपनी का जो एक व्यापारिक स्वार्थ की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो इंग्लैंड से भारतीय सामान पर अत्यधिक कर लगाया जा रहा था, जो जो भारत से इंग्लैंड सामान भेजा जा रहा था उसमें इंग्लैंड में बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड से जो सामान भारत भेजा जा रहा था उस पर हम कोई टैक्स नहीं ले पा रहे थे, ऐसा करके, जिस वजह से भी भारतीय सामान जो है वो ब्रिटिश सामान की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया, ऐसे करके। इसके अलावा जो हथियार उद्योग था भारत में, जैसे ढाल उद्योग है, तलवार उद्योग है, ठीक है, इस प्रकार के जो हथियार उद्योग हुआ करते थे ये धीरे धीरे समाप्त हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा उन हथियारों का उपयोग किया गया जो ब्रिटेन में बने होते थे, और भारतीय हथियार जो पहले राजा रजवाड़ों के द्वारा उपयोग किए जाते थे, तो अब वो राजा रजवाड़े ही समाप्त हो गए और ब्रिटेन के अधीन चले गए। तो भारतीय उद्योग जो हुआ करते थे वो धीरे धीरे कैसे हो गए, समाप्त हो गए। इसके अलावा भारत में जो कागज उद्योग हुआ करता था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटेन ने के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कागज का उपयोग किया वो भारतीय कागज का उपयोग नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन में बनाए जा रहे कागज का उपयोग करते थे वो। ठीक है। तो धीरे धीरे पहले जो भारत में कागज का उपयोग किया जा रहा था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया था, बंद हो गया था, है ना, ऐसा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने कल तक यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज हम जो इसमें देखने वाले हैं वो है ग्रामीण शिल्प उद्योगों का विनाश, कि भारत में किस प्रकार से ग्रामीण शिल्प उद्योगों का विनाश होता है। ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से शहरी शिल्प उद्योग का विनाश होता है, धीरे धीरे जो शहर में रहने वाले शिल्पकार थे उनका रोजगार छिन जाता है, वैसे ही जो ग्रामीण में ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे, और ऐसे व्यक्ति जो गांव में छोटी छोटी चीजों का उत्पादन किया करते थे और एक दूसरे को छोटी वो चीजों को बेचते थे। ठीक है। जैसे मान लो कोई कृषक है, तो कृषक का काम क्या है, तो उसका काम है फसल का उत्पादन करना। तो उसने क्या किया, अपनी जो फसल थी वो लकड़ी के काम करने वाले व्यक्ति को उसने अनाज दे दिया और उसने उसे लकड़ी की वस्तुएं दे दी। मिट्टी का काम करने वाले व्यक्ति को उसने क्या किया, तो उसने अनाज दे दिया और उसने उसको मिट्टी की वस्तुएं दे दी। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में पहले जो है भारत में ये काम चला करता था और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, ऐसे करके। कहने का मतलब है कि भारत में जो ग्रामीण शिल्प उद्योग था वो एक आत्मनिर्भर शिल्प उद्योग हुआ करता था, आत्मनिर्भर लोग हुआ करते थे। उनको शहर के मार्केट के ऊपर वो कम से कम डिपेंडेंट थे, बल्कि कैसे थे, खुद से ही चीजों का उत्पादन किया करते थे और आसपास के लोगों से ही वो क्या करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रहा था कि चूंकि ऐसी चीजों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की गई और जो ग्रामीण शिल्प उद्योग हुआ करता था वो भी धीरे धीरे कैसा होने लगा, समाप्त होने लगा। क्या कैसे समाप्त हुआ उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। हमें देखना है ग्रामीण
शिल्प उद्योग का विनाश। ठीक है, देखिए ग्रामीण शिल्प उद्योगों के विनाश के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ पर ये हुआ कि ब्रिटेन में मशीनों के माध्यम जो वस्तुएं बनाई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं भारत में हाथ से बनाई गई वस्तुओं की अपेक्षा कैसी थी, ज्यादा सस्ती हो रही थी। क्यों सस्ती हो रही थी, तो उसके पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन में जो मशीनों से वस्तुएं बनाई जा रही थी, उसमें एक तो समय कम लग रहा था, दूसरा लागत लग रही थी, तीसरा हमें ये देखने को मिल रहा था कि वो वस्तुओं में अधिक फिनिशिंग हुआ करती थी। मतलब वो वस्तुएं कैसी हुआ करती थी, एक तो उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा थी और दूसरी उसमें फिनिशिंग ज्यादा हुआ करती थी। जबकि भारत में जो वस्तुएं बनाई जा रही थी वो हाथों से बनाई जा रही थी, परंपरागत तरीके से बनाई जा रही थी। तो एक तो उसमें वैरायटी कम थी, फिनिशिंग कम हुआ करती थी। तो इस वजह से जब ब्रिटेन की वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बिखेरा गया और भारत में उन वस्तुओं को लाया गया, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो वस्तु अच्छी लगी, पसंद आई, एक चीज। दूसरी चीज, जो वस्तुएं वहां से आयातित यहाँ पर की जा रही थी भारत में, वो टैक्स फ्री हुआ करती थी। अब टैक्स फ्री होने की वजह से उन वस्तुओं पर किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगना था, तो उतनी कीमत भी नहीं थी। जबकि भारत में जो उत्पादन हो रहा था, भारतीय उत्पादक जो हुआ करते थे, उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाई जा रही थी और बाजार में बेची जा रही थी, उन पर कंपनी के द्वारा एक मोटा टैक्स लगाया जा रहा था, जिस वजह से उन वस्तुओं की कीमत भी कैसी थी, ज्यादा हुआ करती थी। और इस वजह से जो भारतीय वस्तुओं थी वो प्रतिस्पर्धा में, ग्रामीण वस्तुएं भी जो भी थी, वो भी प्रतिस्पर्धा में कैसी हो गई, ब्रिटिश वस्तुओं की अपेक्षा पिछड़ गई, है ना, ऐसा करके। तो एक ये मुख्य कारण जो है हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा, हमें ये देखने को मिलता है कि बाजार में जो मशीनों से बना कपड़ा था, पहले हमें देखने को मिल रहा था कि जो देसी बुनकर हुआ करते थे, वो सूत बुनने और कपड़ा बुनने का काम करते थे, ठीक है। और उनका क्या था, एक जुलाहे और जो बुनकर हुआ करते थे वो ये काम किया करते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा उद्योग हुआ करता था। कौन सा? हथकरघा उद्योग, यानी छोटे छोटे से उद्योग हुआ करते थे और उनमें वो क्या कर रहे थे, इस प्रकार के कपड़े बुनने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में जो मीलों में बना कपड़ा हुआ करता था, जब ब्रिटेन की मीलों में बना हुआ कपड़ा भारतीय बाजार में आता है, तो भारतीय बाजार में आने की वजह से गांव और जो हमें देखने को मिल रहा था, गांव का जो क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर लोग इस प्रकार से कपड़े बुनने का काम कर रहे थे, लकड़ी का काम कर रहे थे, वो उद्योग धीरे धीरे कैसा होने लगा, समाप्त होने लगा। क्योंकि अब लोग जो है वो ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा पसंद करने लगे, ठीक है। वो वस्तुएं उन्हें सस्ती भी पड़ रही थी, एक चीज, उनमें वैरायटी भी ज्यादा मिल रही थी, फिनिशिंग भी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो मशीनों से बनी हुई थी, ठीक है। तो वो वस्तुएं लोग खरीदना पसंद करने लगे। जबकि भारतीय जो हथकरघा उद्योग था, वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, समाप्त होने लगा, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में सर्वाधिक कहते हैं कि जो गांव के आर्थिक रूपांतरण में सर्वाधिक क्षति हुई, वो चर्मकार उद्योग को, चमड़ा उद्योग को हुई, ठीक है। किसको हुई? चर्मकार वर्ग को हुई। चमड़ा उद्योग के संबंध में ये कहा जाता है, पहले क्या होता था कि जो भी गांव में पशु मरा करते थे, मर जाते थे, उन पशुओं की चमड़ी निकालने के लिए जो वहां पे चर्मकार वर्ग था, उसको दे दिया जाता था। और वो क्या करते थे, उससे चमड़ी निकाल के उससे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उपयोग में जो लाई जाती हैं, उनका निर्माण किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब इंग्लैंड में लेदर उद्योग जो हुआ करता था, लेदर इंडस्ट्री जो है उसका विकास हुआ, तो लोगों के यहाँ पर जो पशु मरते थे, उन पशुओं को कहाँ दे दिया जाता था, उस लेदर को बेचने वाले लोगों को दे दिया जाता था। जिस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में चर्मकार हुआ करते थे, जो पहले इसी से अपना जीवन यापन करते थे और प्रकार के जो है चमड़े के जो है वस्तुओं को निर्मित करते थे, अब उनके लिए कच्चा माल मिलना जो है वो मुश्किल हो गया। और कच्चा माल मिलने मुश्किल होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में
चमड़ा उद्योग हुआ करता था भारत में, वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, समाप्त होने लगा, ऐसे करके। और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो चर्मकार वर्ग था उसको भी क्या हुआ, विशेष रूप से इसके नुकसान जो है वो देखना पड़ा, है ना, ऐसा करके। तो एक ये हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि रंग उद्योग हुआ करता था। आज जो हम रंग देखते हैं आपके, कि विभिन्न प्रकार के रंग हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो बहुत सारे रंग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। पहले एक तो इतने रंग प्रचलित नहीं हुआ करते थे। आज तो अगर हम बात करें तो आप एक ही जैसे व्हाइट की बात करें तो व्हाइट में भी आप कह देते हैं कि ये व्हाइट है, ये ऑफ व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है, क्रीमी व्हाइट है, ये सब हुआ करते हैं। उस समय पे हमें ये सब नहीं देखने को मिल रहा था। एक ही प्रकार के, जैसे अगर व्हाइट है तो वो व्हाइट ही होगा, ठीक है, ऐसे करके, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो रंगों की मात्रा जो है, संख्या जो है वो कैसी थी, कम हुआ करती थी। और लोग जो है इन रंगों को कैसे बनाते थे, तो प्राकृतिक रूप से बनाया करते थे। प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध चीजें हैं उन चीजों के माध्यम से रंगों का निर्माण किया करते थे, ठीक है। सिंथेटिक रंगों का निर्माण नहीं होता था। जो आज हम केमिकल से रंग बनते हुए देखते हैं वो नहीं हुआ करते थे। प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थी उनके माध्यम से रंग बनाया जाता था। और रंगाई उद्योग प्रचलित हुआ करता था। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये रंग उद्योग हुआ करता था। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, जब ब्रिटेन में सिंथेटिक रंग जो है वो निर्मित होने लगे, तो उनका आयात भारत में किया जाने लगा। कौन सा, सिंथेटिक, ठीक है। तो सिंथेटिक रंग जब निर्मित होने लगे तो इनका आयात कहाँ किया जाने लगा, भारत में किया जाने लगा। जिससे भारत में जो रंग उद्योग हुआ करता था वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, कमजोर होने लगा और समाप्त हो गया, ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा हमें ये देखने को मिल रहा था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो रात्रि के समय में जो लाइट थी, यानी रात्रि के समय में प्रकाश के लिए विभिन्न प्रकार के जंगलों के पेड़ जो हुआ करते थे, उन पेड़ की जो गोंद निकलती है वो गोंद, इसके अलावा अन्य कुछ छोटे छोटे से ऐसे मतलब ये जो हुआ दिया सलाई, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण हुआ करते थे जिनके माध्यम से रात्रि के समय जो है और रोशनी के लिए, उजाले के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो हमने देखा कि उसके लिए रंगों, मतलब इसके लिए केरोसिन का उपयोग किया जाने लगा। रात्रि में प्रकाश के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा, तो केरोसिन का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। केरोसिन का उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा क्रेशिंग मशीन आ गई, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाने लगा। और जिस वजह से इन चीजों का उपयोग करने से गांव में जो तेल उद्योग हुआ करता था भारत में, जो गांव में वो वर्ग था जो तेल का उत्पादन किया करता था और उसको बेचा करता था, ठीक है, वो वर्ग कैसा हो गया, बेरोजगार हो गया। समझ रहे हो, ऐसे करके विभिन्न प्रकार का तेल जो बेचा करते थे, जिनके माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए जाते थे, यानी कि जो जलाने के उपयोग में लाए जाते थे, धीरे धीरे वो कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए, कमजोर हो गए, ऐसे करके। और वो वर्ग जो है वो कैसा हो गया, तो एक कृषक वर्ग के रूप में रूपांतरित हो गया। सॉरी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो तेल के उत्पादन करने वाला वर्ग था वो एक कृषक वर्ग के रूप में क्या हो गया, रूपांतरित हो गया, ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पहले मैक्सिमम लोग जो है वो मिट्टी की वस्तुओं का उपयोग करते थे। किसकी, जो मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं हुआ करती थी उसका उपयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ, आगे जाके हमें ब्रिटेन में देखने को मिल रहा था कि धातु उद्योग बड़ी तेजी से प्रचलित हुआ। और धातु उद्योग प्रचलित होने की वजह से भारत में बड़ी संख्या में धातुओं की वस्तुओं को लाया गया। किसकी, जो धातुओं से निर्मित वस्तुएं हुआ करती थी उनको बड़ी संख्या में भारत में लाया गया, ऐसे करके। और लोग जो है मिट्टी की वस्तुओं की अपेक्षा
धातुओं की बनी हुई वस्तुओं को क्या करने लगे, तो अधिक प्रेफरेंस देने लगे, उसको अधिक वरीयता देने लगे। हालांकि इस उद्योग को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका भारत से। क्यों? क्योंकि मिट्टी उद्योग जो है वो परंपरागत तो था ही, साथ ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था। भारत में कई ऐसे धार्मिक और कई प्रकार से ऐसे सामाजिक जो हमें त्योहार और अवसर देखने को मिलते हैं जहां पर मिट्टी के बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता था, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो उद्योग है वो कम तो हुआ। इस उद्योग पर हमें देखने को मिलता है कि असर पड़ा तो कम तो हो गया, लेकिन पूर्णतः बंद नहीं किया जा सका इस उद्योग को। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा एक चीज और थी कि धातु की वस्तुएं अपेक्षाकृत देखा जाए तो सस्ती हुई, पहले की अपेक्षा सस्ती थी, लेकिन फिर भी भारतीय जो ग्रामीण वर्ग था, उस ग्रामीण वर्ग के पास इतना भी अभी धन नहीं था कि वो क्या कर सके, इस प्रकार की वस्तुओं को, धातु की बनी हुई वस्तुओं को खरीद सके, ऐसा। तो उसमें अधिक लोग जो है वो इस प्रकार की वस्तुओं को नहीं खरीद पाते थे, कुछ ही लोग खरीद पाते थे, ऐसा। जिस वजह से जो मिट्टी की वस्तुएं थी उनका क्या किया जाता था, अभी भी उपयोग किया जाता था। ठीक है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग थे, वो उद्योग कैसे हो गए, धीरे धीरे करके सारे के सारे उद्योग नष्ट हो गए, है ना। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रकार के उद्योगों को कई तरीके से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और इस प्रयास में जो हमें देखने को मिलता है तो गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य हुआ करता था हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने, इसी में हमें देखने को मिलता है, तो ऑल इंडिया विलेज एसोसिएशन किसकी स्थापना की थी, तो ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये भी किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया एक संस्थान हुआ करता था, जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना हुआ करता था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना। अब आप ये सब इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि हथकरघा कुटीर उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, ऐसा करके। तो कुटीर उद्योग जो हुआ करते थे उसको पुनर्जीवित करने का काम इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हुआ करती थी किसके संबंध में, हथकरघा, ग्रामीण हथकरघा उद्योग के संबंध में। इसके हमें परिणाम क्या देखने को मिलते हैं, तो देखिए ग्रामीण हथकरघा उद्योग से जब इनका ह्रास हुआ तो कहते हैं गांव की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग ये सभी स्थानीय समन्वय पर पहले निर्भर हुआ करते थे। यानी कि स्थानीय रूप से हमें देखने को मिल रहा था कि एक दूसरे के ऊपर कैसे हुआ करते थे, निर्भर हुआ करते थे। लेकिन जब इनका ह्रास हुआ, ये एक दूसरे के में कैसे हुए, इनका नुकसान हुआ, तो इनका एक दूसरे से संबंध जो था पहले से, अब वो कैसा हो गया, टूट गया, और उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। और गांव की औद्योगिक सामग्री जो है उसके लिए लोगों को शहरों पर आश्रित होना पड़ा। यानी कि अब गांव के लोग जो है वो किस पर आश्रित हो गए, शहरों पर आश्रित हो गए। क्योंकि गांव में मिलने वाली जो वस्तुएं थी, जिन वो उद्योग बंद हो गए, तो अब लोगों को अगर वो वस्तुएं चाहिए हैं तो कहां पर आना था, शहरों पर आना था। तो अब गांव कहने के लिए तो गांव थे, लेकिन अब वो शहरों पर आ, पहले जो शहर के लोग गांव पर आश्रित हुआ करते थे, अब ग्रामीण लोग कहां पर आश्रित हो गए, शहरों पर आश्रित हो गए। एक चीज। दूसरी चीज, शिल्प उद्योगों के ह्रास के कारण जो कारीगर और पुश्तैनी कारोबार जो हुआ करते थे, मतलब कारोबारों कारीगरों का जो पुश्तैनी कारोबार था, वो धीरे धीरे वो उसको छोड़ने लगे। ठीक है, जैसे हमें देखने को मिल रहा था कि जो लकड़ी का उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे, अब उनकी आने वाली जो पीढ़ियां थी वो कार्य छोड़ने लगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कपास का उत्पादन करने वाले लोग हुआ करते थे, अब उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो कपास का मतलब उत्पादन, और हमें देखने को मिलता है कि उसका बुनना जो है उन्होंने धीरे धीरे वो छोड़ दिया। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी उद्योग प्रचलित हुआ करते थे, उनकी पीढ़ियों ने आगे आगे आने वाली पीढ़ियों ने अब वो कार्य करना धीरे धीरे बंद कर दिया, जिससे वो व्यक्ति जो है वो कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार होने की वजह से हमें देखने को मिलता है वो मजदूरी करना, किसी के यहाँ नौकरी करना, या इस प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर हो गए, या फिर कुछ नहीं करते थे तो कृषि करने लगे थे। और इसी वजह से कृषि पर जो है वो सर्वाधिक दबाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि हथकरघा उद्योग इस प्रकार की चीजों को समाप्त होने की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग था जो भारत में किस पर आश्रित होने लगा, अब कृषि पर आश्रित होने लगा। तो कृषि के ऊपर अतिरिक्त दबाव जो है वो हमें देखने को मिलने लगता है ना, ऐसा करके। तो इस तरीके से हमें ग्रामीण क्षेत्र में इस उद्योगों का ह्रास देखने को मिला। जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ओके, कोई बात नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है आपका एक टॉपिक है कि किस तरीके से भारत में जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है बेसिकली एक टॉपिक है, हमारे इतिहास में ही आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इसको अभी ऐड किया गया है सिलेबस में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो नेट वाला टॉपिक है उसमें भी इसको ऐड किया गया था। उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से भारत में जो ज्ञान है उस ज्ञान के को कैसे विकसित किया गया, उसके प्राप्त करने के क्या क्या साधन है। ठीक है, ऐसे करके उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो उन सोर्सेस के बारे में बताने की इसमें कोशिश की गई है। और परंपरागत रूप से वो सोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है। तो प्राचीन काल में जो परंपरागत तकनीकें हुआ करती थी, उन तकनीकी को माध्यम से किस तरीके से ज्ञान लिया जाता था, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें गुरु शिष्य प्रणाली जो है वो आती है, गुरुकुल व्यवस्था जो है वो आती है ना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो आपके भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो है वो हमें देखने को मिलती है। किस तरीके से भारत में ज्ञान जो है वो प्रचलित हुआ करता था और उसके परंपरागत संसाधन क्या हुआ करते थे, है ना, ऐसे करके। इसके अलावा प्राचीन काल में जो सोर्सेस थे, उन सोर्सेस के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे वेद जो हैं, वेदों के बारे में कि किस तरीके से उसमें चीजें बताई गई हैं। उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं। ठीक है। तो उनके बारे में भी जो चीजें बताई गई हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमें यहां पर देखने को मिला। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत से धन की निकासी या फिर संपत्ति का पलायन। ठीक है, तो हमें देखना है संपत्ति का पलायन या धन की निकासी। संपत्ति का पलायन या फिर हम इसी को कहते हैं धन की निकासी। ठीक है, ऐसे करके तो देखिए भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के द्वारा जो इस प्रकार से गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, इन गतिविधियों में एक चीज देखने को मिल रही थी कि बड़ी मात्रा में भारत से धन जो है ये ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। ठीक है, भारत में सब कुछ हो रहा था। कहने का मतलब यह है रेलवे का विकास हो रहा था, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, खाद्यान्न हो रहा था, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजें जो हैं वो भारत में की जा रही थी, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा था कि भारत में भुखमरी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, ऐसी चीजें जो हैं वो लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, ये बात जो है लोगों को कई समय तक समझ में नहीं, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। बड़ी संख्या में लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और उत्पादन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के पास जो है वो धन बच क्यों नहीं रहा है। आखिरकार जो है पैसा, इतना पैसा जो है वो जा क्यों रहा, कहाँ रहा है, ऐसा करके। और एक बड़ी समस्या जो है ये हमें उस समय भारत में देखने को मिल रही थी। ठीक है, तब जो है उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरसी दत्ता, इन जैसे कई विचारक हुआ करते थे जिन्होंने इन चीजों पर विचार किया, और विचार करने के माध्यम से ये हमें बतलाने का प्रयास किया कि ये भारत में ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत से एक बहुत बड़ा धन का हिस्सा जो है वो ब्रिटेन पलायन किया जा रहा है, और जो धन भारत से ब्रिटेन जा रहा है उस पर भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा करके। और जिस वजह से भारतीय लोग क्या है, जो है बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, इस प्रकार की चीजों से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, और ये चीजें भारत में बढ़ती जा रही हैं, है ना, ऐसे करके। तो उन्होंने इस प्रकार की चीजें बताने का क्या किया था, प्रयास किया था। अब देखिए क्या था संपत्ति का पलायन। कहते हैं संपत्ति के पलायन से आशय है कि या फिर धन निकासी से आशय है ऐसे भुगतान जो भारत द्वारा ब्रिटेन को किसी प्रतिफल और उत्तरदायित्व के लिए किए गए थे। ठीक है, यानी कि बिना किसी प्रतिफल और उत्तरदायित्व के किए जाते थे। यानी कि वो भुगतान जो हम ब्रिटेन के लिए करते तो थे, लेकिन उन भुगतानों के बदले हमें कुछ मिलता नहीं था, कुछ भी नहीं प्राप्त होता था। ठीक है, और हम वो भुगतान ब्रिटेन को किया करते थे। धन निकासी के संबंध में कहते हैं कि सबसे पहले इसका सिद्धांत जो है, कहते हैं इस सिद्धांत को द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन जो है इसको दादा भाई नौरोजी ने हमें बताया। किसने बताया? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है भारत में। इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इस पुस्तक में सबसे पहले जो है इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से भारत से एक बहुत बड़ा धन जो है और उसका हिस्सा जो है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और ब्रिटेन में इसका पलायन किया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं 2 मई 1867 की बात है। 2 मई 1867 को लंदन में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई, और इस बैठक में एक लेख सबसे पहले पढ़ा गया जिसको हम कहते हैं इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस इंग्लैंड एप डेप्ट टू इंडिया नामक लेख में मान्यता प्रस्तुत की गई कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में देश की संपत्ति को छीन रहा है। बड़ी संपत्ति जो है देश की कहाँ लेके आ रहा है, ब्रिटेन भारत लेके आ रहा है। ऐसा करके भारतीय पूंजी की जो निष्कासन की जब बात आई तो कहते हैं इसकी चर्चा में, मतलब दादा भाई नौरोजी ने तो इसकी बात की, साथ ही साथ आर.सी. दत्त नामक एक व्यक्ति भी हुआ करते थे। कौन थे? आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त नामक एक व्यक्ति भी हुआ करते थे। इन्होंने भी क्या किया, इसका समर्थन किया, और इन्होंने भी इस चर्चा में विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाई। 27 फरवरी 1901 ईस्वी के अपने भाषण में इन्होंने फिर से एक बार कहा था, और यही चीज उन्होंने जो है विश्व को बतलाई कि किस प्रकार से जो है वो ब्रिटेन बिना किसी प्रतिफल के धन जो है वो कहां पर लेके जा रहा है, भारत से ब्रिटेन लेके आ रहा है। ठीक है, ऐसा करके कहते हैं जब बड़ी मात्रा में इन चीजों पर चर्चा होने लगी तब धन निकासी के कुछ विरोध करने वाले संस्थान भी हुआ करते थे, जिसमें एक समाचार पत्र जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी थी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वो पत्रिका हुआ करती थी जिसके द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत का विरोध किया गया था। ठीक है, ऐसा करके 15 अगस्त 1881 की बात है। उसमें जब एक बार उसका अंक जो प्रकाशित होता है तो 15 अगस्त 1881 के अंक में इस प्रकार की पत्रिका ने चेतावनी में लिखा था कि वे यह नहीं जानते कि इस शल्यक्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी किस शोचनीय दशा में पहुंच गया है। ऐसा करके, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, इस लेख को लिखने के बाद उसका विरोध करने, मतलब विरोध थोड़ा सा किया था। ऐसे करके कहते हैं 1813 ईस्वी में भारत से धन का दोहन जो है वो अधिक मात्रा में होने लगा। ठीक है, 1813 में जब भारत से कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया और ब्रिटेन की कंपनियों को भारत से व्यापार करने की परमिशन दे दी गई, तब ऐसी कंडीशन में भारत में अब जो है वो क्या होने लगा, अधिक धन का शोषण किया जाने लगा। ऐसा करके और आगे जाके इस सिद्धांत को बताने वाले व्यक्ति जो हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1896 की बात है, 1896 की बात है, अपने इस विचार को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा। कहते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको स्वीकार भी किया गया। ऐसे करके और आगे जाके इसी के आधार पर 1905 में, कब की बात है, 1905 में जो है वो स्वशासन की मांग की गई। किसकी मांग की गई? स्वशासन की मांग की गई। ठीक है, ऐसे करके तो स्वशासन की मांग का एक ये प्रमुख आधार हुआ करता था। कहते हैं एक ओर जहां भारतीय किसान कर्ज से दबा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की व्यवस्था और मालगुजारी द्वारा निष्कासित धन के बल पर ब्रिटेन जो है वो पूंजीवादी राष्ट्र बन रहा था। ठीक है, यानी कि भारत से बहुत बड़ा धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा था, और भारत जहां गरीब होता जा रहा था वहीं ब्रिटेन जो है वो पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था। बात समझ रहे हो? ऐसे करके एक व्यक्ति थे सर टी होप। सर टी होप नामक व्यक्ति जो है वो बंबई में काम करने वाले एक प्रमुख अधिकारी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में, उन्होंने अपने राजस्व विभाग के कार्य के दौरान 1879 की बात है, इस बात को एक्सेप्ट किया कि किसान पर लदे हुए कर्ज के बोझ का एक कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई मालगुजारी व्यवस्था हुआ करती थी। यानी कि जो उनके द्वारा भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी वो इसका एक प्रमुख कारण हुआ करता था। ठीक है, ऐसा करके इसके अलावा
दूसरा कारण सार्वजनिक रूप से जो पैसा व्यय किया जाता था वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हुआ करता था। कैसे सार्वजनिक रूप से जो पैसा व्यय किया जाता था? हमें देखने को मिलता है कि भारत में सार्वजनिक ऋण के माध्यम से अत्यधिक पैसा भारत में लाया जा रहा था। भारत में रेलवे का विकास इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। किसका? रेलवे। रेलवे के संबंध में हमें ये देखने को मिल रहा था कि रेलवे का विकास इसलिए किया गया ताकि भारत के आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल जो है वो जल्दी से जल्दी पोर्ट तक लेके जाया जा सके और पोर्ट से पका हुआ माल जो है वो जल्दी से जल्दी भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक क्या हो सके, लेके जाया जा सके। और इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किसका विकास किया गया? तो रेलवे का विकास किया गया था। लेकिन रेलवे के विकास पर जो धन खर्च किया गया या रेलवे का विकास जो भारत में किया गया, उस पर जो धन लगाया गया वो ब्रिटिश उद्योगपतियों का हुआ करता था। और उन ब्रिटिश उद्योगपतियों के लगाए गए धन पर सरकार के द्वारा भारत में 5% की गारंटी दी गई। 5% की गारंटी का मतलब है ये निर्धारित किया गया कि अगर उनके द्वारा भारत में रेलवे में निवेश किया जाता है तो उनको अपने कुल धन का 5% लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए कंपनी ने गारंटी दी। गारंटी का मतलब समझ रहे? उनको हानि होगी ही नहीं। अगर इनकेस मान लो 5% से कम उन्हें लाभ प्राप्त होता है तो बचा हुआ जो लाभ होगा वो कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारतीय राजस्व से देगी। ऐसा करके हाँ, वो हम अभी देखते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ऐसा करके तो रेलवे के विकास के संबंध में हमें ये देखने को मिल रहा था कि उस पर एक बहुत बड़ा धन खर्च किया गया था। लेकिन अगर उस 5% से अधिक लाभ प्राप्त होता है किसी उद्योगपति को तो उसमें से आधा हिस्सा किसको मिलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। कहने का मतलब ये था कि देखिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कंपनी को 5% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कोई उद्योगपति है उसको 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तब तो कोई इशू नहीं है। इनकेस मान लो 3% का ही लाभ प्राप्त हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो उसको 2% का नुकसान हुआ है वो कंपनी कहां से? भारतीय राजस्व से धन इकट्ठा करके उसकी पूर्ति कर देगी, तो उसको 5% का हो गया। लेकिन मान लो अगर किसी व्यक्ति को 9% का लाभ होता है तो ऐसी कंडीशन में 5% तो उसके पास पर सेफ रहेगा, ठीक है। बचा हुआ जो 4% होगा उसमें से 2% उद्योगपति का होगा और 2% कंपनी का हो जाएगा, ऐसे करके। और इस तरीके से भारत में क्या किया गया था? ये चीजें जो है वो निर्धारित की गई थी, ठीक। देखिए, प्रारंभ में जब भारत में रेलवे का विकास किया गया, कहते हैं इस रेलवे के विकास में भारत के ऊपर रेल लाइन बिछाने में कहते हैं कि प्रति मील 30,000 पौंड का खर्चा आया। कितने? 30,000 पौंड। भारत में जो रेल बिछाई गई उसमें प्रति मील 30,000 पौंड का खर्चा हमें देखने को मिल जाता है, ऐसे करके। जबकि यही रेलवे लाइन जब ब्रिटेन में बिछाई बिछाई गई थी तो उसका खर्चा 9,000 पौंड हुआ करता था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में इसको कितना अत्यधिक व्यय किया गया था। जबकि वही 9,000 पौंड प्रति मील के माध्यम से ब्रिटेन में इसकी लागत आई और भारत में 30,000 प्रति मील के हिसाब से इसकी लागत आई थी, ठीक है, ऐसा करके। तो इस तरीके की जबरदस्ती के खर्चे कहां पर किए गए? भारत में करने के काम किए गए ताकि भारत से अधिक ब्याज के रूप में पैसा इकट्ठा किया जा सके। कहते हैं शुरुआत में रेलवे की लाइन बिछाने का काम जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को दिया जाता है। एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्रेट इंडिया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ऐसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को दिया गया था।
ठीक है। और सबसे पहली रेलवे लाइन जो है ये 1853 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1853 में जो है वो पहली लाइन बिछाई गई थी। 1853 में भारत में पहली लाइन बिछाई गई थी। कहाँ से? बम्बई। बम्बई से लेके थाने के बीच में। ठीक है। जिसकी दूरी कितनी हुआ करती थी? तो लगभग 34 किलोमीटर, ऐसे करके ये दूरी जो हुआ करती थी। ठीक है। इसमें से 20 मील रेलवे जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा बिछाई गई थी। बाद में 1854 की बात है, 1854 की बात है, 1854 में जो है ईस्ट इंडिया रेलवे जो हुआ करती थी उसने इसका काम करना प्रारंभ किया। किसने? तो ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे ने इसमें काम करना प्रारंभ किया और इसने कलकत्ता से रानीगंज के बीच में रेलवे का निर्माण किया। कलकत्ता से रानीगंज लगभग हमें देखने को मिलता है 120 मील की रेलवे लाइन इसके द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, ऐसे करके बाद में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने 1854 से बंबई से कल्याण के बीच में 32 मील रेलवे लाइन भी बनाई थी। ठीक है, ऐसे करके तो एक इनके द्वारा भी बनाई गई थी और इस तरीके से भारत में जो है वो इसका विकास जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्या है आपका कहना? 1853 नहीं, 1853 से पहले भारत में कहीं रेलवे लाइन नहीं थी। ठीक है, ऐसा करके भारत 1853 से पहले जो है भारत में हमें कहीं पर भी रेलवे लाइन ऐसी जो है वो दिखाई नहीं देती है। 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन जो है वो विकसित की गई थी। ठीक है, ऐसा करके हाँ, उसी समय हमें देखने को मिल रहा था। 1853 की बात है। अगर ब्रिटिश की उस समय बात करें तो हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। लॉर्ड डलहौजी हुआ के समय की ये बात है। और उस समय हमें देखने को मिल रहा था जो रॉबर्ट बंधु हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? एक वो मैकेनिकल रूप से इस चीज का यहाँ पर निर्माण जो है वो किया गया था। यानी कि जो रेलवे जो है वो राइट बंधु जो हुआ करते थे उनके द्वारा इस प्रकार के जो रेलवे का निर्माण कार्य जो है वो करना प्रारंभ किया गया था। है ना, ऐसे करके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो आपके लिए ये चीजें महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसके अलावा धन, इसकी और डिटेल जो है जब हम रेलवे पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वहां पर देख सकते हैं। है ना। देखिए, इसके अलावा कहते हैं ये जो धन का निष्कासन भारत से हो रहा था इसकी सर्वाधिक मात्रा उस समय और तेजी से बढ़ी जब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। किसका युद्ध चल रहा था? विश्व युद्ध का। तो हमें देखने को मिलता है कि दो विश्व युद्ध होते हैं। इन दो विश्व युद्धों के दौर, इन दो विश्व युद्ध के समय में ये धन निष्कासन का मामला जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं कि इन धन निष्कासन से दुखों, दरिद्रता और विभिन्न प्रकार की चीजें जो है ये भारत में कैसी होने लगती हैं? निर्मित होने लगती है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के सोर्सेस हुआ करते थे जिन सोर्सेस के माध्यम से भारत का बहुत बड़ा धन जो है वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन को पलायन किया जा रहा था। जैसे हमें देखने को मिलता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल की लूट हुई। किसकी हुई? बंगाल। तो जो बंगाल की लूट होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ भेजा गया? ब्रिटेन भेजा गया। ठीक है, ऐसे करके इसके अलावा भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार किया गया, उद्योग जो हैं
बागान जो हैं, इन सब में जो पूंजी निवेश की गई, उससे जो आय प्राप्त हुई, जो आय प्राप्त हुई, इस आय को भारत में खर्च नहीं किया गया, बल्कि ये आय कहां पर चली गई, तो ब्रिटेन ले जाई गई, ऐसे करके। यानी कि जो भारत में पूंजी निवेश के पश्चात जो इनकम हुई, उस इनकम का उपयोग भारत में नहीं किया गया, बल्कि वो इनकम सीधी कहां चली गई, ब्रिटेन चली गई। और ब्रिटेन जाने की वजह से कहीं ना कहीं धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां जा रहा था, जो है वो ब्रिटेन पलायन किया जा रहा था। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर धारक हुआ करते थे, यानी कि शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, इन शेयर धारकों को जो लाभांश दिया जा रहा था, एक चीज समझो, जैसे आप मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आप चूंकि उसके मालिक हैं, शेयर जितने शेयर होंगे आप उतने परसेंट उसके मालिक हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, उसका लाभ दिया जाएगा। तो लाभ किस में से दिया जाएगा, जो कंपनी को लाभ प्राप्त हुआ है उसमें से लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक हुआ करते थे और उनको लाभ प्राप्त होता था, वो कंपनी के लाभांश में से ना देकर भारतीय राजस्व से दिया जाता था। कहां से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से। बात समझे, ऐसे करके, जिस वजह से भी भारतीय राजस्व के ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा था, ऐसा करके। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे थे, उन युद्धों का खर्च जो है वो भारत के ऊपर डाला जा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझो, ऐसे युद्ध जिनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसके राजस्व का खर्च कहां पर डाला जा रहा है, भारत के ऊपर जा रहा है। जैसे आंग्ल अफगान युद्ध, तो आंग्ल अफगान युद्ध किससे लड़ा गया, भाई ब्रिटेन और अफगान अफगान के बीच में हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया, उसका भार भारतीय राजस्व के ऊपर डाला गया, ऐसे करके, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल भूटान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी दूसरे देशों से लड़े गए हैं, लेकिन उन युद्धों का खर्च जो है वो किसके ऊपर डाला गया, भारत के ऊपर डाला गया। जिस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जो हुआ करते थे वो कैसे होते गए, कमजोर होते गए, है ना। ऐसे मतलब भारत के ऊपर कर्ज जो है वो कैसा होता गया, बढ़ता गया, ऐसा करके। इसके अलावा जो भारत में रेलवे के निर्माण और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उधार के रूप में पूंजी ली गई, उसका हम ब्याज भरा करते थे, जो कि भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इसके अलावा भारत को दी गई सैन्य सामग्री और सैनिक सामग्री पर लगी हुई लागत, यानी कि जो आप ऐसे कह सकते हैं, जो सैनिक सामग्री हुआ करती थी, ठीक है। सैनिक सामग्री का मतलब क्या है, भारत में जो ब्रिटिश की सेना होती थी, उस ब्रिटिश सेना को जो यूनिफॉर्म, उनके लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, हथियार, बम, गोला बारूद जो भी हुआ करता था, ये सब उपयोग वो भारत में करते थे। लेकिन ये बनते भारत में नहीं थे, बल्कि ये कहाँ बनते थे, तो ब्रिटेन में बना करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन्हें खरीदती थी बाकायदा, और खरीदने के लिए जो पैसा उपयोग किया जा रहा था वो भारतीय राजस्व का पैसा उपयोग किया जा रहा था। यानी कि भारतीय टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता था उससे, यानी कि हमारे टैक्स से हम ही को नियंत्रित करने के लिए, हमें ही मारने के लिए, हमारे ऊपर ही शासन करने के लिए, और अपने देश से इस प्रकार के हथियार खरीद के लाए जा रहे थे, ठीक है। और उसका भुगतान कहां से, भारतीय राजस्व से किया जा रहा था। बात समझे, ऐसे करके। इसके अलावा इंग्लैंड में जो भारत सचिव का ऑफिस था, इंग्लैंड में जो भारत सचिव का ऑफिस था, इस भारत सचिव के ऑफिस का जो खर्च है ये था इंग्लैंड में, ठीक है। ऑफिस कहां पर था, इंग्लैंड में, लेकिन इसका जो खर्च है वो कौन दे रहा था, तो वो भारत सरकार दे रही थी, ठीक है। भारत सरकार जो है मतलब भारतीय राजस्व से इसका व्यय निकाला जा रहा था, ठीक है, ऐसा। तो इसके भी भारत की ऊपर क्या, भारतीय राजस्व के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो हमें देखने को मिल रहा था।
ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो यूरोपीय व्यक्ति थे और जो क्या कर रहे थे, भारत में काम कर रहे थे, उनका वेतन उनका वेतन। अब देखिए बेसिकली आप एक चीज समझिए कि जैसे कंपनी जो है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वेतन जो है वो कौन देगा, वो कंपनी देगी, है कि नहीं है, ऐसे करके। लेकिन यहां पर ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको वेतन कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंपनी के द्वारा भारत से जो राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है, जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, उसके माध्यम से वेतन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, हमें देखने को मिल रहा था कि भारत में व्यापार करने के लिए और वेतन के लिए पैसा इंग्लैंड से आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने वो पैसा लाना बंद कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब इसके लिए कहां से दिया जाएगा, तो ये सारे खर्चे जो हैं वो भारतीय राजस्व से ही निकाले जाएंगे, ऐसा करके। और इस तरीके से इतने सारे खर्च जो हैं वो किसके ऊपर डाल दिए गए, तो भारतीय राजस्व के ऊपर डाल दिए गए। जब इतने सारे खर्च भारत की राजस्व के ऊपर डाले गए तो भारत का धन जो है वो बड़ी मात्रा में कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। भारतीय लोग जो हैं वो ऋणग्रस्तता, भुखमरी, बेरोजगारी, ठीक है, और इस प्रकार की समस्याओं में कैसे हो गए, फंस के रह गए। और लगातार जो है हमें गरीबी जैसी स्थिति भारत में और बेरोजगारी जैसी स्थिति भारत में देखने को मिलने लगती है ना, ऐसा करके। तो ये चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। और इस तरीके से ये क्या हुआ करता था, भारत में धन का निष्कासन, यह संपत्ति का पलायन। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार समझने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि आखिरकार ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से हमें लूटा, किस प्रकार से हमें नुकसान पहुँचाया। आर्थिक रूप से कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी थी, जो हमें कमज़ोर करती हुई चलीं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना हम कहते हैं कि हमें इतने बरसों तक जो है भारत को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या-क्या किया, लूटा, या ब्रिटेन के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लूटा गया। ठीक है। पहले ही मैंने बताया था कि हर तरीके से उन्होंने इस चीज का प्रयास किया, उनकी नीतियां परिवर्तित होती रही, लेकिन जो उनका उद्देश्य था वो आर्थिक शोषण, और आर्थिक शोषण उनका कभी भी कम नहीं हुआ, ऐसा करके। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं तक करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, और आधुनिक उद्योगों का जो विकास होता है वो हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? ओके, ठीक है। बाय।